स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th एसएसटी की बुक इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि मात्र 10 दिनों में इस बुक को हमें कवर करना है। और आज ये इसकी फोर्थ क्लास है और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड। और चैप्टर नंबर सेकेंड का ये सेकेंड पार्ट है। और इस श्रृंखला में हम लोग एनसीईआरटी को डिटेल में कवर करने के साथ साथ एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में आगामी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस बोर्ड एग्जाम में पॉसिबली जो प्रश्न हो सकते हैं, जिस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, वैसे प्रश्नों का भी हम साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वस्तुओं का वर्गीकरण। देखिए, आप कहेंगे कि मैं वस्तुओं का वर्गीकरण आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ाने के पीछे वजह यह है कि हमें ना एक टॉपिक पढ़ना है, जीडीपी, जिसको आप हिंदी में कहते हो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो जीडीपी को समझने के लिए या उसके डिफिनीशन को समझने के लिए ना वस्तुओं का वर्गीकरण समझ लेना हमें ज़रूरी है। तो देखिए, वस्तुओं को ना हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है अंतिम वस्तु और दूसरी है मध्यवर्ती वस्तु। तो पहले हम समझते हैं कि हम अंतिम वस्तु किसे कहेंगे। वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। अब उपभोक्ता कौन होता है? तो देखिए, उपभोक्ता वो होता है जो उपभोग करता है या वस्तु या सेवाओं का प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता। तो वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है, या हम ये कहें कि उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो चुकी। उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर होने का मतलब होता है कि अब उस वस्तु में ना कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी, यानी उस वस्तु के वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होगा। ठीक है। इसको ना एग्जाम्पल से भी हम समझ लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपने क्या समझा कि अंतिम वस्तु हम उस वस्तु को कह रहे हैं जो उपभोक्ता तक पहुंच रही है, और ये ऐसी वस्तुएं उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो चुकी रहती हैं और इनमें अब कोई मूल्य वृद्धि नहीं होता है, यानी इसके अंदर अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तु हम किसे कहेंगे? तो वह वस्तु जिसका प्रयोग अंतिम वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती वस्तु। उत्पादन की प्रक्रिया में ये अभी शामिल रहती हैं, यानी उत्पादन के प्रोसेस से ये बाहर अभी नहीं हुई रहती हैं और अभी इनके अंदर मूल्य वृद्धि होना भी बाकी रहता है। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी वस्तु है और उसके वैल्यू में अभी एडिशन हो सकता है, उसके मूल्य में अभी वृद्धि हो सकता है, तो हम उसको बोल देंगे मध्यवर्ती वस्तु। और अगर कोई वस्तु है जिसके वैल्यू में अब कोई एडिशन नहीं होगा और वो पहुंच चुकी है किसके पास? उपभोक्ता के पास, यानी उस वस्तु का जो अंतिम प्रयोग करता है उसके पास, तो उसे हम कहेंगे अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल रहता है। इस बात को ख्याल रखिएगा, अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल रहता है। एक प्रश्न पूछा गया है इसके बेस पर आपके बोर्ड के एग्जाम में, प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में, कि राष्ट्रीय नहीं, जीडीपी के कैलकुलेशन में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो आपका जवाब यहाँ से मिल जाना चाहिए कि हम मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है ना, वो अंतिम वस्तु के मूल्य में क्या है? शामिल है। तो आपने अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल कर लिया और दोबारा से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को भी शामिल करोगे तो एक ही वैल्यू की काउंटिंग दो बार हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं दोहरी गणना। जीडीपी और राष्ट्रीय आय की गणना में सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य शामिल किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है ना वो ये है, अंतिम वस्तु और सेवा, यानी मध्यवर्ती वस्तु और सेवा का मूल्य नहीं, केवल किसका? अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य शामिल किया जाता है। इसे आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि किसान के पास गेहूं है, ठीक है, और किसान ने क्या किया, अपना गेहूं जो है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से किसी फ्लोर मिल वाले को बेच दिया, यानी आटा चक्की जिसे आप कहते हैं उसको बेच दिया। अब वो क्या करता है, गेहूं को आटे में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके उससे 15 रुपए किलो के हिसाब से किसी कंपनी को बेचता है, जो कंपनी बनाती है बिस्किट, यानी कि बिस्कुट बनाती है। ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया, मान के चलो कि 1 किलो जो आटा था उसका यूज करके उसने 3 पैकेट बिस्किट बनाए, और उस 3 पैकेट बिस्किट का वैल्यू जो है वो कितना है? 30 रुपया है। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा, जो हमारी अंतिम वस्तु है वो कहलाएगी क्या? बिस्किट। ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या कहलाएंगी? तो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी हमारी यहाँ पे गेहूं और आटा। हमने गेहूं और आटा को मध्यवर्ती वस्तु क्यों कहा? क्योंकि देखिए, गेहूं के अंदर क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है।
गेहूँ के मूल्य में वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर ये कितना हो गया 15 हो गया। फिर आटा के वैल्यू में भी एडिशन हो रहा है और ये बढ़कर कितना हो जाता है 30 रुपया हो जाता है। तो चूँकि इनके मूल्य में अभी वृद्धि हो रही है इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि जब हम जीडीपी की काउंटिंग करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की तो उस समय केवल हमें किसको कंसीडर करना है अंतिम वस्तु। क्यों? आप खुद देख लीजिए, ये जो बिस्किट की कीमत यहाँ पे 30 रुपये हो रही है ना, इसके अंदर आटा की कीमत या गेहूं की कीमत क्या हो चुकी है इंक्लूड हो चुकी है। इसीलिए केवल हमें अंतिम वस्तु को ही शामिल करना है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करना है। आई होप आपको अंतिम और मध्यवर्ती के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करें, अगली क्लास में मैं आपके कमेंट्स को आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब हम समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देखिए सकल घरेलू उत्पाद का डिफिनीशन ना कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इस डिफिनीशन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। डिफिनीशन क्या है इसका? किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है टर्म, क्या किसी विशेष वर्ष में, यानी जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं ना तो हम एक वर्ष लेते हैं। तो किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसको शॉर्टकट में स-घ-उ कहा जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ भी दिख सकता है। और जीडीपी की अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने क्लास नोट्स के अंदर, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसी को हिंदी में हम कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो आपने जीडीपी के बारे में क्या जाना कि कोई भी देश है, उस देश में एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है ना, उन सब का जो वैल्यू होगा, मतलब रुपए में जो मूल्य होगा, उसी को हम क्या कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, यानी कि हम जीडीपी कहेंगे। अब सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? तो हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसका नाम ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसके द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। अब सवाल है कि क्या हम जीडीपी को अलग अलग क्षेत्रक के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, प्राथमिक क्षेत्रक में जितना भी उत्पादन हुआ वो, द्वितीयक क्षेत्रक में जितना भी उत्पादन हुआ वो और तृतीयक क्षेत्रक में जितना भी उत्पादन हुआ वो, इन तीनों क्षेत्रक के उत्पादन को अगर आप जोड़ भी दीजिएगा तब भी आपका क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा। तो जीडीपी को आप ना क्षेत्रक के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि जो दुनिया के विकसित देश हैं, ठीक है, जो दुनिया के विकसित देश हैं उन विकसित देशों में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इन क्षेत्रकों के अंदर किस तरह का परिवर्तन हुआ। देखिए, पहले टॉपिक को समझ लेना जरूरी है ताकि क्लियर रहे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप इसे नोटिस कीजिए। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो दुनिया के विकसित देश है ना, वहाँ पे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में परिवर्तन किस प्रकार हुआ, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, मतलब वहाँ पे विकास की प्रक्रिया में पहले कौन से क्षेत्र में विकास हुआ, फिर उसके बाद कौन से क्षेत्र का, फिर उसके बाद कौन से क्षेत्र का विकास हुआ, ये बात हमें समझनी है। तो देखिए, विकसित देशों में अगर हम उनके विकास की प्रारंभिक अवस्था की बात करें, शुरू शुरू की बात करें, तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक ही न आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। यानी इनके विकास के चरण के शुरुआती दौर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्षेत्रक रहा? प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे आप क्या कहते हो? कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहते हो। समय के साथ कृषि प्रणाली में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से कृषि क्षेत्र क्या हुआ? समृद्ध हुआ और अधिक उत्पादन होने लगा। अब कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे जो लोग थे ना, वे लोग अब दूसरे काम करने लगे। शिल्पियों, व्यापारियों की संख्या में समय के साथ वृद्धि हुई। क्रय विक्रय की गतिविधियां भी कई गुना पहले की तुलना में बढ़ गई। इसके अलावा अनेक लोग जो थे ना, वो परिवहन, प्रशासक के तौर पे काम करने लगे, सैनिक कार्यों में लग गए। फिर भी अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे तो अधिकांश जो उत्पादित वस्तुएं थी ना, वो प्राकृतिक उत्पाद थी। मतलब
प्राकृतिक उत्पाद कहने का मतलब है कि वो कहाँ से आ रही हैं? प्राथमिक क्षेत्रक से आती थी और अधिकांश लोगों को रोजगार भी प्राथमिक क्षेत्रक में मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि विकसित देशों के जो विकास का चरण है ना, उसकी प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्रक रहा। हाँ, भले ही इस अवस्था में कृषि में समृद्धि के साथ धीरे-धीरे ना व्यापारियों की संख्या वगैरह बढ़ती है, सेवा क्षेत्र का भी धीरे-धीरे विकास होना शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन-सा क्षेत्रक बना रहता है? तो वो प्रारंभिक क्षेत्रक बना रहता है। अब हम बात करते हैं इन विकसित देशों के विकास के चरण की मध्य अवस्था की। देखिए, लंबे समय यानी कि लगभग 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। यानी मैन्युफैक्चरिंग के जो नए-नए सिस्टम और नए-नए तकनीक आए, उसकी वजह से कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई, ठीक है? और इनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। मतलब लोग खेतों से कामों को छोड़कर और वो किस में शिफ्ट हो रहे हैं? कारखानों में शिफ्ट हो रहे हैं। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। जो हस्तशिल्प की वस्तुएँ होती हैं, जो हाथों से बनाई जाती हैं, वो वस्तुएँ तुलनात्मक रूप से महँगी होती हैं और कारखानों में जो वस्तुएँ बनती हैं, फैक्ट्री में जो बनती हैं, वो बड़े स्तर पे बनती हैं और इसलिए उन वस्तुओं की लागत कम होती है, तो वो बाज़ार में सस्ती दरों पर बिकती है। तो कारखानों में जो सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुएँ थीं, उनका लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से भी अगर आप देखिएगा तो द्वितीयक क्षेत्रक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। यानी इस बात को नोटिस करना है कि विकसित देशों में जो उनके विकास का चरण है, तो विकास के चरण के प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक महत्वपूर्ण है और मध्य अवस्था में द्वितीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम फाइनल स्टेज पर। अंतिम या वर्तमान अवस्था की अगर हम बात करें, विगत अगर 100 वर्षों को आप देखिएगा, तो विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। यानी अब कौन सा क्षेत्रक महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसे आप सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व विकसित देशों में काफ़ी बढ़ गया है और अधिकांश श्रमजीवी यानी अधिकांश काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। नियोजित का मतलब होता है कि उनका काम मिला हुआ है। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ना तुलना करेंगे भारत की भी। देखिए, विकसित देशों में क्या पैटर्न देखा गया कि सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, यानी प्राथमिक क्षेत्र का विकास हुआ। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ और उसके बाद सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। तो जितने भी विकसित देशों को देखिएगा, आपको कमोबेश यही पैटर्न मिलेगा कि पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा। लेकिन भारत में ये कहानी नहीं मिलेगी। भारत में आपको मिलेगा कि कृषि क्षेत्र का विकास शुरू में हुआ, महत्वपूर्ण रहा और उसके बाद जिस अनुपात में उद्योग में विकास होना था वो नहीं हुआ, बल्कि हम सीधे कहाँ चले आए? कृषि से हम आ गए सेवा पर। हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र का विकास ज़्यादा तीव्रता से हुआ। अब हम देखते हैं, अपने भारत की बात करते हैं। विभिन्न क्षेत्रकों की हमें तुलना करनी है भारत के अंदर। यहाँ क्षेत्रक बोलने का मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। आप लोग ग्राफ को देखकर और ग्राफ को एनालाइज करना सीखें, क्योंकि ना आपके पेपर में भी ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ दिए गए रहते हैं और उन ग्राफ्स को बोलता है कि आप स्टडी कीजिए और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए होते हैं और उनका आपको जवाब देना होता है। तो पहले हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सघउ, मैंने बताया था ना, सघउ मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यानी यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जीडीपी की, ठीक है? और इस तरफ ये दिया गया है करोड़ में डेटा, करोड़ में ये डेटा दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये डेटा हमारे पास है 1973-74 का और ये डेटा है 2013-14 का। अगर आप 1973-74 के आसपास देखें और 2013-14 के आसपास देखें, तो पहली चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है? ये वाला बार ग्राफ जो है ना, जिसको आप दंड आलेख कह देते हो, ये कितना छोटा है, ठीक है? और ये दंड आलेख कितना हाइट है इसका, देख रहे हैं आप? इसका मतलब है कि लगभग ये जो 40 वर्ष का समय है ना, इन 40 वर्षों में हमारी जो जीडीपी है ना, यहाँ से बढ़कर यहाँ आ गई है। यानी हमारी पहले जीडीपी की वैल्यू जो है करीबन इसके आसपास थी और अब जीडीपी की वैल्यू कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई है। यानी इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 60 लाख करोड़ के आसपास की हमारी जीडीपी हो गई। कब? 2013-14 में। और जो कि अगर आप नोटिस कीजिएगा शुरुआती दौर में, तो वो करीबन
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख करोड़ के आसपास की थी। यानी हमारे जीडीपी में काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी हमारे जीडीपी का साइज़ बढ़ा है। पहली बात हमें ये समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज़ अगर आपको यहाँ पे देखना है तो इसको हम इंटरप्रेट इन क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि आरेख का अवलोकन अवलोकन करते हुए, अच्छा ये अवलोकन शब्द का मतलब होता है ना ऑब्जर्व करना, मतलब इसे आप देखिए, है ना? ऑब्जर्व करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? 1971-72, अच्छा इसे आप 71-72 नहीं, ये मिस्टेक है, 1973-74, क्योंकि डेटा हमारे पास 73-74 का है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो उस समय सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, उसे आपको इस ग्राफ से देखकर बताना है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र आपको कौन सा दिख रहा है। दूसरा सवाल जो है उसमें है कि 2011-12, ये 2011-12 कहने की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2013-14। आप समझ सकते हैं ये क्या है, टाइपिंग एरर है। तो 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो 2013-14 यानी ये जो डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा दिख रहा है? तो साफ दिख रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक जो है उसकी हिस्सेदारी क्या है, ज़्यादा है, यानी सेवा क्षेत्रक। तो आप इसका रिप्लाई ऐसे कर सकते हैं। आगे पूछा गया है, क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किसी क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई है? यानी पिछले 30 सालों के अंदर या पिछले 40 सालों के अंदर कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा है? कोई भी बच्चा देखकर बता देगा इस दंड आलेख को कि सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? तृतीयक क्षेत्रक का हुआ है, सेवा क्षेत्रक का हुआ है। और एक सवाल यहाँ पे और है कि 2011-12 में भारत का जीडीपी क्या है? तो आप 2011-12 की जीडीपी की बात ना करें, आप मुझे बता दें कि 2021-22 में भारत का जीडीपी का साइज़ क्या था? आप इसे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कम से कम इकोनॉमिक्स पढ़ने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट ईयर में हमारा जो देश का जीडीपी है, वो कितना था? तो आप इसे गूगल करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, ताकि आपको आपके अंदर एक अवेयरनेस बढ़े। अब देखिए, अभी जो हम भारत के विभिन्न क्षेत्रकों की तुलना कर रहे हैं ना, ठीक है? इस तुलना को एक बार हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। पीछे जो था वो रुपए में दिया गया था और यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। आप नोटिस कीजिए 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्रक जो है ना, उसका कंट्रीब्यूशन जो है हमारी सकल घरेलू उत्पाद में वो किसके आसपास दिख रहा है? 40% के आसपास दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए 40% से लेकर कमोबेश ना 50% से थोड़ा ज़्यादा, यानी 52% के आसपास जो है, या 55% के आसपास, वो कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्रक है, ठीक है? और उसके बाद तृतीयक क्षेत्रक है। यानी 1973-74 में भी हमारी अर्थव्यवस्था में आपको तृतीयक क्षेत्रक का जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिख रहा है। और अगर हम 2013-14 में देखें, अभी भी तृतीयक क्षेत्रक का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए, फ़र्क ये है कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो क्या होता गया, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, यानी जीडीपी में योगदान जो है कम होता गया। देख लीजिए, जीडीपी में योगदान कम हो गया है। लेकिन हाँ, द्वितीयक क्षेत्रक का हमारे जीडीपी में योगदान बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा है? तो तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ा है। तो ये ट्रेंड ख्याल रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। द्वितीयक का भी बढ़ा है और तृतीयक का भी बढ़ा है, लेकिन सबसे तेज किसका बढ़ा है? तो तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ा है, ठीक है? भारत में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व या भूमिका। तो हमें भारत में तृतीयक क्षेत्रक की भूमिका देखनी है। चलिए, तो भूमिका कहें या महत्व कहें, तो देखिए, वर्ष 1971-72 से 2011-12 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि जो है वो तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई है। यानी पिछले 30-40 वर्षों में हमने हर क्षेत्रक में उत्पादन में वृद्धि करी है, लेकिन सबसे अधिक किस में हुई है? ये ख्याल रखिएगा, तृतीयक क्षेत्रक में, यानी सेवा क्षेत्रक में हुई है। अब इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2011-12 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक
यानी सेवा क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है। तो देखिए आपके बुक में जो डेटा है मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में प्रश्न भी उसी के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो करंट के डेटाज आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो ट्रेंड यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना कि तृतीयक क्षेत्रक हमारे यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है। यानी अभी की भी अगर हम बात करेंगे तो हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तृतीयक क्षेत्र का है। अब सवाल है कि भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है या इसकी भूमिका बतानी हो तो आप इन पॉइंट्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं। लोगों की आय जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनमें नई सेवाओं की मांग भी बढ़ने लगी है। जैसे रेस्तरां है, पर्यटन है, या फिर निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, परिवहन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सब चीज़ों की मांग ना समय के साथ क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दशकों को देखिएगा तो पिछले कुछ दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं यानी कुछ नई सेवाएं जो है ना वो महत्वपूर्ण हो गई हैं और वो अनिवार्य होती जा रही हैं, और इन सेवाओं के उत्पादन में हमने काफ़ी तेजी से वृद्धि किया हुआ है। कुछ अन्य प्रकार की छोटी-मोटी सेवाएँ हैं, जैसे कि छोटे-छोटे दुकानदार होते हैं, मरम्मत कार्य करने वाले लोग हैं या फिर परिवहन कार्य में लगे हुए लोग हैं, इनकी गिनती में भी लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी सेवा क्षेत्र में लगातार हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब एक एंगल हम और इसमें कवर करते हैं कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है ना, उसमें मुख्यतः कितने प्रकार के लोग नियोजित हैं। तो देखिए कई प्रकार के लोग नियोजित हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ना 2 प्रकार के लोगों के बारे में ना ज़्यादा बल दिया गया है, और वो पहली कैटेगरी है कुशल और शिक्षित श्रमिक। अब ऐसे सेवाओं की संख्या अगर देखिएगा ना तो सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिला है। यानी कुशल और शिक्षित श्रमिक वाला जो रोजगार है ना वो काफ़ी कम है। दूसरा कैटेगरी है छोटी दुकान है, मरम्मत कार्य करने वाले लोग हो गए, या फिर परिवहन कार्य में लगे हुए लोग हो गए। तो ऐसी सेवाओं में बहुत अधिक संख्या में लोग लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, और ये इस प्रकार की कम आय वाली सेवाओं में इसलिए लगे हैं क्योंकि इनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। अब हमारा एक और टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे हमें ये समझना है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता, यानी अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्रक हैं ना वो एक दूसरे पर निर्भर हैं कैसे। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्रक का पहले हम देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक पे निर्भरता, यानी जो हमारा उद्योग है ना वो हमारी कृषि पर कैसे निर्भर करता है ये देखिए। अब मान के चलो कि यदि कोई किसान है और वो अगर चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो फिर चीनी मिल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि द्वितीयक क्षेत्रक जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्रक पर। इसी तरह यहाँ हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि प्राथमिक क्षेत्रक का द्वितीयक क्षेत्रक पर निर्भरता, यानी हमारा जो कृषि है ना वो उद्योग क्षेत्र पर कैसे निर्भर करता है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है और वो भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती है, बल्कि वो दूसरे देशों से कपास का क्या करती है, आयात कर लेती है, तो भारत में कपास की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, गिर सकती है, और इससे क्या होगा, किसानों को नुकसान होगा। यानी उद्योगों पर निर्भर कर रहा है कौन, हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। तीसरा यहाँ पे एंगल हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक का तृतीयक क्षेत्रक पर निर्भरता। तो देखिए अगर मान लीजिए परिवहन सेवाएं महंगी हो जाए तो किसानों को बाजार से बीज लाना है, कीटनाशक उर्वरक लाना है, या अपने उत्पाद को उन्हें ले जाके कहाँ, बाजार तक पहुंचाना है, तो इसकी लागत जो है वो बढ़ जाएगी। और इससे होगा क्या कि कृषि की लागत ओवरऑल बढ़ जाएगी और किसानों को नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो तृतीयक क्षेत्रक है उस पे हमारा प्राथमिक क्षेत्रक भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब हम तीनों क्षेत्रकों की ना आपस में निर्भरता को एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए कि यदि ना ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, हड़ताल कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट हड़ताल हो गया तो जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं चाहे हमारे शहरी इलाके हैं उनमें जो जरूरी चीज़ें होती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, वो नहीं पहुँच पाएंगी। उद्योग जो है वहाँ तक कच्चा माल नहीं पहुँच पाएगा।
किसान अपना कृषि उत्पाद नहीं बेच पाएगा और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी क्या होगा, नुकसान होगा। यानी कहीं न कहीं तीनों क्षेत्र जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। अगर एक क्षेत्र प्रभावित होगा तो उसकी वजह से दूसरा क्षेत्र भी प्रभावित होगा। तो आपसे ना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता होती है, तो आप यहाँ से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा देखकर ना इस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए, आप इजीली लिख पाएंगे। अब निष्कर्ष के स्तर पे अगर हम देखें ना कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता क्या है, तो हमने ये पाया कि तीनों क्षेत्रकों का विकास जो है ना एक दूसरे पर निर्भर करता है। आप इसे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें। देखिए, अगर कृषि का विकास होगा तो कृषि जो है वो क्या करता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो उद्योगों को अगर कच्चा माल मिलेगा तो उद्योगों का भी क्या होगा, विकास होगा। और अगर कृषि और उद्योग का विकास होगा तो सेवा क्षेत्र का भी क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कृषि और उद्योग का विकास हो रहा है तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, बैंकिंग सेवाएं चाहिए, ठीक है, सूचना एवं संचार की सेवाएं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि एक क्षेत्र का विकास जो है दूसरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है और वो तीसरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। आप इसका अपोजिट भी सोच सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मान के चलिए कि कृषि का विकास नहीं हो रहा है, कृषि में क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, गिरावट आ रही है। तो अगर कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी तो साफ सी बात है उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो महंगा हो जाएगा। तो औद्योगिक उत्पादन में भी क्या आएगा, गिरावट आएगा। और कृषि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की वजह से सेवा क्षेत्र में भी क्या होगी, गिरावट आएगी। तो आपने क्लियरली ये बात समझ लिया कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र जो है ना वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब हम समझते हैं कि भारत में आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन किस प्रकार का रहा। देखिए, 1972 तक अगर हम भारतीय जीडीपी की बात करें ना तो कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, कृषि या प्राथमिक क्षेत्रक जो है ना वो काफ़ी प्रमुख रहा। लेकिन धीरे धीरे हमारी कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ और इससे क्या हुआ, हमारी कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन आपको समझ में आता है? देखिए, अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है ना एक्स्ट्रा उत्पादन, यानी हमारी जरूरत से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। और इससे हुआ क्या कि कुछ लोग जो कृषि का काम करते थे ना वो कृषि को छोड़कर किस में शिफ्ट हो गए, औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट हो गए। और बहुत ही जल्द हमारा द्वितीय क्षेत्र की भी भूमिका धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जब विकास हुआ तो इसकी वजह से व्यापार, परिवहन जैसी सेवाओं का भी बढ़ावा मिला। और फाइनली अगर हम वर्तमान की बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र के बाद ना सेवा क्षेत्र का विकास ज़्यादा तीव्रता से हुआ है। एनसीईआरटी का एक अभ्यास प्रश्न हम लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या है 12, कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, स्टेटमेंट है। तो अभी तो हमने एक टॉपिक देखा ना जिसमें हमने तृतीयक क्षेत्रक की बात करी कि तृतीयक क्षेत्रक का महत्व क्या है या भूमिका क्या है। तो वहां से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजित करता है। अभी एक हमने टॉपिक देखा था और उसमें हमने बताया कि सेवा क्षेत्रक में दो प्रकार के लोगों को ना नियोजित किया गया है। एक तो है जो शिक्षित हैं और कुशल हैं और दूसरे जो हैं वो शिक्षित या कुशल नहीं है बल्कि वो दुकानदार हो गए, मरम्मत का काम करने वाले लोग हो गए जिनकी इनकम क्या है, काफ़ी कम है। एनसीईआरटी का ही अगला प्रश्न है, इसमें हमें विषम की पहचान करनी है। विषम का मतलब ना जो बाकी ऑप्शन से ना थोड़ा अलग दिखे उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए यहाँ पे पर्यटन निर्देशक है, धोबी है, दर्जी है, कुम्हार है। तो इनमें से आपको जो अलग है उसको चुनना पड़ेगा। वैसे ही आप शिक्षक है, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता या वकील, तो आप इसको बहुत इजीली खुद से भी चुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें हमारा जो पर्यटन निदेशक है ना वो ऑड है, क्योंकि पर्यटन निदेशक जो है वो तृतीय क्षेत्रक से संबंध रखता है, जबकि बाकी आप जितने की भी बात करेंगे वो सबके सब जो है वो द्वितीय क्षेत्रक से संबंध रखते हैं।
इसके अलावा अगर हम शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता या वकील की बात करें, इसमें सब्जी विक्रेता जो है वो असंगत है। तो ये बहुत ईज़िली आप खुद से ही ट्राई इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। ये प्रश्न मैंने इसलिए ले लिया कि इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको विषम चुनना हो। मैं आपको बस विषम समझाना चाहता हूँ कि विषम का मतलब क्या होता है, जो 4 चीज़ें दी गई हैं ना, उनमें 3 चीज़ें एक जैसी होगी और एक जो होगा वो अलग होगा, ठीक है? और उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, अलग-अलग क्वेश्चनों के लिए अलग-अलग होगा। तो आपको जो चीज़ें एक जैसी होंगी, वो तो पहचान में आ जाएँगी और जो अलग होगा वही आपका क्या होगा, आंसर में जाएगा। एक और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने लिया है, आपको बस आइडिया देने के लिए कि इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकते हैं। हालाँकि डेटा हमारा काफ़ी पुराना है, लेकिन आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखिए, निम्नलिखित आरेख को ध्यान से अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब इसे हमें देखना है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जीडीपी का ये डेटा है और देखिए, ये सिंबल बनाए गए होते हैं। ये सिंबल दिख रहा है टर्शियरी का, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक, सेवा का। ये वाला सिंबल किसका है? तो ये है द्वितीयक का और ये वाला किसका है? प्राथमिक का। तो इसका मतलब है सबसे नीचे क्या दिखाया गया है? प्राथमिक, उसके ऊपर द्वितीयक और उसके ऊपर तृतीयक। आई होप आप इस बात को समझ पाएँ। अब देखिए सवाल हमारे पास क्या है कि 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था? तो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि हमारा प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था। 2003 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था? तो 2003 का डेटा देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये वाला, यानी कि तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई है? इजीली आप बता पाएंगे सबसे ज्यादा किसकी हुई है? सेवा, यानी तृतीय क्षेत्र की। और अगला प्रश्न है 2021-22 में भारत की जीडीपी क्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप देख सकते हैं स्माइली दिया हुआ है मैंने। तो आप मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में बताइए कि 2021-22 में भारत की जीडीपी क्या थी। तो आज के इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही, ठीक है? और नेक्स्ट सेशन में हम, यानी कि अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि अगर इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें आगे जो क्लासेज लेनी है उसमें चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, या अगर आपके डाउट्स ऐसे होंगे तो अगले क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।